नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संसदीय व्यवस्था के बारे में। जैसा कि हमने ब्रिटेन के संविधान में पढ़ा था कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन को संसदीय सरकार या संसदीय प्रणाली का जनक माना जाता है। ब्रिटेन जो कि एक ऐसा देश है जहाँ पर संवैधानिक विकास को हम संयोग और विवेक का परिणाम मान सकते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, जिसमें ब्रिटेन के संविधान के विकास में अधिकांशतः संयोग की घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है और एक अलिखित संविधान माना जाता है। तो ब्रिटेन के संविधान का निर्माण किसी विशेष समय में नहीं हुआ, योजनाबद्ध तरीके से या किसी कानून के आधार पर नहीं हुआ है, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो संयोग का परिणाम है, और कुछ संस्थाएं ही मानवीय विवेक का या बुद्धि का या कानूनों का परिणाम है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की संसदीय व्यवस्था है या संसदीय शासन व्यवस्था है, जो कि संयोग का परिणाम है। ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में संयोग की एक घटना है। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटिश संविधान जो है एक ऐसा दस्तावेज है जो कि लंबे विकास का परिणाम है। उसमें वहाँ की संसदीय प्रणाली भी उसी विकास का परिणाम है। समय और परिस्थितियों के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली में निरंतर विकास होता रहा और उसमें परिवर्तन आते रहे, और आज ब्रिटेन में पूर्ण रूप से संसदीय शासन प्रणाली को देखा जा सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, वहाँ का मंत्रिमंडल है, शासन व्यवस्था में वहाँ की मंत्रिमंडल की क्या भूमिका है, वहाँ का प्रधानमंत्री पद है। संसदीय शासन प्रणाली का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है प्रधानमंत्री पद, वह भी संयोग का परिणाम है। तो संसदीय प्रणाली की जो यह महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो सभी ब्रिटेन में संयोग का परिणाम है। संयोग का परिणाम मतलब कि ब्रिटेन के लोगों ने अपनी बुद्धि या विवेक या कोई कानून बनाकर इन संस्थाओं का निर्माण नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन के इतिहास में ऐसी परिस्थितियां आई कि इन संस्थाओं का स्वाभाविक विकास खुद ब खुद होता चला गया। और इस प्रकार ब्रिटेन में हम देखें तो पूर्ण रूप से एक ऐसी संसदीय शासन प्रणाली है जो कि पूर्णतः सफल है। वहाँ संसदीय लोकतंत्र है जो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। तो हम देखें बच्चों कि किस प्रकार संसदीय प्रणाली ब्रिटेन में काम कर रही है या उसका विकास कैसे हुआ। तो उसमें महत्वपूर्ण संस्था है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है आज, यह विचार विश्व में ब्रिटेन से ही सारे विश्व में लागू हुआ। तो हालांकि ब्रिटेन ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की जो संस्था है उसको सोच विचार कर उस योजना को नहीं अपनाया था, बल्कि वो संयोगवश अस्तित्व में आई थी। तो क्या घटना घटित हुई, 13वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था। तो ऐसी स्थिति में 1295 में ब्रिटेन में जो सम्राट था एडवर्ड प्रथम, उसने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता महसूस की, और उसने नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों की उसने संस्थाएं या फिर सभाएं बुलाई या अलग अलग प्रतिनिधियों को बुलाया। तो इसी को ब्रिटेन के इतिहास में हम मॉडल पार्लियामेंट कह सकते हैं, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संसद का जो प्रारंभ है या व्यवस्थापिका का जो प्रारंभ है यहीं से हुआ। लेकिन संयोगवश उस समय अगर 3 वर्गों का प्रतिनिधित्व मांगा गया तो उस समय त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका होती, लेकिन संयोगवश वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का ही विकास हुआ। और उस समय उस सदन जो लॉर्ड सभा वो सामंत और पादरियों का प्रतिनिधित्व करने लगा, और निम्न सदन जो कॉमन सभा है वो साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करने लगा, क्योंकि कुछ वर्ग जो थे वो ऊपर वाले वर्ग में मिल गए। इसीलिए वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। तो इस प्रकार हम देखें कि लोक सदन में जो स्पीकर पद की जो स्थिति है
वहाँ का जो लोक सदन का जो स्पीकर है वो भी संयोगवश ही बना हुआ पद भी 1376 में लोक सदन में ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख एक याचिका रखने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया। और उसी समय से ब्रिटेन में स्पीकर का पद चला आ रहा है, जो कि ब्रिटेन की राजनीति में या संसदीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम देखें ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ, या संसदीय प्रणाली का विकास जो मेन मंत्रिमंडल है उसका कैसे हुआ। तो संसदीय व्यवस्था वाले किसी भी देश में मंत्रिमंडल जो होता है वो समस्त राजनीति और शासन का संचालन करने वाली एक सर्वोच्च संस्था मानी जाती है। और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का या संसदीय प्रणाली का आशय यही होता है कि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति, जो संसद का निम्न सदन है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। और ब्रिटेन में यह मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है यह भी संयोग का ही परिणाम है और इतिहास में विभिन्न विकास के विभिन्न चरणों से गुजरकर आज वर्तमान में हमारे सामने पूर्ण रूप से विकसित रूप में है। तो इस प्रकार हम इसको थोड़ा सा एक संक्षिप्त में पढ़ेंगे इसके विकास को, कि 17वीं शताब्दी से पूर्व तक मंत्रिमंडल का विकास वहाँ पर हो चुका था। तो एंग्लो सेक्शन काल और नॉर्मन काल में सम्राट को परामर्श और सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं उस समय थी, जैसा हमने पढ़ा था, विटनेचमोट और क्यूरिया रेजिस। विटनेचमोट बड़ी संस्था थी जो कि समय पाकर संसद का रूप जिसने ग्रहण कर लिया, और क्यूरिया रेजिस एक छोटी सी संस्था थी जो नीति निर्माण और प्रशासनिक कामों में राजा को परामर्श देती थी। तो फिर अंतिम काल में जब सम्राट एडवर्ड षष्ठम के काल में हम देखें तो क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी काउंसिल के रूप में अपना नाम बदल दिया, और इसी प्रिवी काउंसिल ने आगे चलकर कैबिनेट को जन्म दिया। फिर 17वीं शताब्दी तक हम देखें बच्चों तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का विकास हो चुका था। 17वीं सदी में प्रिवी काउंसिल जो थी एक बहुत बड़ी संस्था बन गई थी, इसलिए प्रिवी काउंसिल की एक छोटी सी समिति ने राजा को परामर्श देना शुरू किया, और यह काम चार्ल्स द्वितीय के काल में हुआ। और उस समय चार्ल्स द्वितीय ने एक प्रमुख परामर्शदाता 5 व्यक्तियों की, जिनके नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर या अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे थे, उनकी एक समिति बनी जिसको कबाल कहा गया, CABAL। और आगे चलकर इसी कबाल ने कैबिनेट का रूप ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार हम देखें तो कबाल अपने स्वरूप व कार्यकरण में हम देखें तो वर्तमान जो कैबिनेट है उससे काफ़ी अलग थी, क्योंकि उसमें सदस्यों में कोई एक रूपता नहीं थी, और उसके हाथ में इतनी सत्ता भी नहीं थी, और वह उस समय संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन में एक दलीय जो मंत्रिमंडल है उसने ब्रिटेन में कबाल को या मंत्रिमंडल को मजबूत रूप प्रदान किया। और उस समय लोकसभा में विलियम तृतीय के टाइम में जो मंत्रिमंडल का जो पहली बार निर्माण हुआ एक दल के आधार पे उसने ब्रिटेन में एक उस प्रथा को विकसित किया कि मंत्रिमंडल का निर्माण उसी दल से होना चाहिए जिसे लोक सदन में बहुमत प्राप्त हो। तो इस प्रकार संसदीय सरकार के निर्माण की शुरुआत भी ब्रिटेन में विलियम तृतीय के समय से हुई। फिर 18वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का काफ़ी विकास हो चुका था। तो सही अर्थों में जो विकास हम माने तो 18वीं शताब्दी में हुआ, और ये विकास योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ, बल्कि इसमें भी एक संयोग और कुछ विशिष्ट स्थितियों का परिणाम था। उस समय हम देखें तो 1714 में हनोवर वंश के राजाओं का टाइम था, और उस समय सम्राट जॉर्ज प्रथम और द्वितीय को ब्रिटेन की राजनीति का ज्ञान नहीं था, उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, न उन्हें ब्रिटेन की राजनीति में रुचि थी। अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना बंद कर दिया, या उसमें उपस्थित होना बंद कर दिया। तो इसी एक संयोग की घटना ने कैबिनेट को सम्राट के प्रभाव से मुक्त कर दिया, और कैबिनेट के एक सदस्य को कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कराना प्रारंभ कर दिया। तो इस स्थिति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन में संयोगवश प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ, और उस समय सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वॉलपोल ने प्रधानमंत्री के पद को महत्वपूर्ण और एक सुसंगठित रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार 1742 में संसद ने उस समय मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया, तो वॉलपोल ने त्यागपत्र दे दिया। तो इस प्रकार संसद में
पराजित मंत्रिमंडल संसद में मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की परंपरा शुरू हुई, जो संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है। फिर 19वीं शताब्दी में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्योंकि मताधिकार के विस्तार के साथ साथ मंत्रिमंडल भी जनप्रतिनिधित्व पर आधारित हुआ और राजनीतिक दलों का विकास भी अच्छे से हुआ इस समय, और उसने दलीय अनुशासन को और दलीय कठोरता को जन्म दिया, जिसने मंत्रिमंडल को सजातीय और शक्तिशाली बनाने में योगदान दिया। अब लोक सदन में हम देखें तो यहाँ पर बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता और मंत्रिमंडल राजनीतिक रूप से सजातीय बनी, और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का विकास 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, जो कि संसदीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। और इस समय तक मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को एक श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो गई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के काल में भी मंत्रिमंडल शक्तिशाली और सशक्त हुआ। तो इस प्रकार हम देखें, मंत्रिमंडल से संबंधित जो भी प्रथाएं या परंपराएं ब्रिटेन में थी, वो योजनाबद्ध ढंग से किसी भी कानून का परिणाम नहीं था, बल्कि वो संयोगवश और विभिन्न राजनीतिक परंपराओं का ही परिणाम है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन में जो वहाँ की संसदीय प्रणाली है वह प्रमुख रूप से संयोग का परिणाम है। अब इसमें हम कुछ और तत्व भी देखें तो लॉर्ड सभा पर लोक सदन की श्रेष्ठता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है संसदीय प्रणाली का, कि 19वीं शताब्दी के मध्य में हम देखें तो लॉर्ड सभा को लोक सदन पर श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त थी। उसके बाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दोनों की शक्तियां समान हुई, और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह विचार बल पकड़ने लगा कि कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में जो अंतिम शक्ति है वो लोक सदन को प्राप्त होनी चाहिए। तो इस प्रकार, लेकिन जब लॉर्ड सभा ने इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया, तब वहाँ पर कानून के द्वारा 1911-1949 में संसदीय अधिनियम पारित किए गए, जिसने लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया और लोक सदन की श्रेष्ठता को उस पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार के संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अब अंतिम शक्ति लोक सदन को प्राप्त हो गई, और ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का जो आशय है वास्तव में वो लोक सदन की संप्रभुता से हो गया। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन में इस प्रकार की विभिन्न संस्थाओं की जो स्थापना है या जो विकास है वह एक प्रकार से संयोग का परिणाम है। तो हम ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को हमने पढ़ा, देखा, समझा, और विश्व के अन्य देशों ने भी ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की विशेषताओं को अपनाया है। ब्रिटेन में आज राजतंत्र से लोकतंत्र का विकास हो चुका है, और ब्रिटेन में यह लोकतंत्र संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सफलतापूर्वक काम कर रहा है, क्योंकि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, और यह द्विदलीय प्रणाली अनुशासित, सुदृढ़ और कठोर है। और इस द्विदलीय प्रणाली ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को या संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद।